एक कॉस्मिक तबाही के बाद एक एस्ट्रोनॉट खुद को एक एस्केप पॉड में पाता है जो अनकंट्रोल्ड रूप सूर्य की ओर बह रहा है, जहां मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर मौत उसका इंतजार कर रहा है। तभी एस्ट्रोनॉट को अचानक कुछ दिखाई देता है। स्पेस में एक दुर्घटना के बाद एस्ट्रोनॉट ट्रॉय होलोवे होश में आता है और खुद को एक एस्केप पॉड में पाता है। वह घायल है और उसके पास ही उसके साथी का डेड बॉडी पड़ा है। ट्रॉय किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो उसकी मदद कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नेविगेशन इक्विपमेंट और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। उसके पास केवल अपनी कलाई पर पहने एक डिवाइस ही एक्टिव है। अचानक स्टेशन हॉर 18 से रिस्पांस मिलती है। पायलट रॉबर्ट्स बताती हैं कि वह टेम्परेरी रूप से कमांडर की जगह काम कर रही है और मदद के लिए तैयार है। ट्रॉय बताता है कि एक ड्रिल ने एक एस्टेरॉयड की जेब को तोड़ दिया, जिससे भाप का विस्फोट हुआ और फिर एक बड़ा धमाका हुआ। इसके चलते माइनिंग स्टेशन का स्ट्रक्चर डैमेज्ड हो गया, जिससे इमरजेंसी एग्जिट की नौबत आ गई। अब वह बिना किसी स्पीड कंट्रोल या थ्रस्टर के बह रहा है। उसकी पॉड में लिमिटेड एनर्जी बची है और डायग्नोस्टिक सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं। केवल रेडियो, कूलिंग चैम्बर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम चालू हैं। बाकी का पूरा ग्रुप मारा जा चुका है। उसे अपनी सही स्थिति का पता नहीं है, लेकिन रॉबर्ट्स उसके कलाई पर लगे बीकन को डिटेक्ट कर सकती हैं। हालांकि वह उसके एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करने में कठिनाई महसूस कर रही है और ट्रॉय से कोऑर्डिनेट्स पूछती हैं। डरे हुए आवाज में ट्रॉय खिड़की के बाहर दिखने वाले दृश्य का वर्णन करता है, यह जानते हुए कि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। उसकी नजर से न तो हॉर 18 और न ही कोई अन्य शिप पास में है। एकमात्र राहत की बात यह है कि उसकी चोटें गंभीर नहीं हैं। आखिरकार रॉबर्ट्स उसके कलाई पर लगे बीकन को ट्रैक करने में सफल हो जाती है, लेकिन उसके कैप्सूल तक पहुंचने का रास्ता तय करने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही ट्रॉय इंतजार करने को तैयार होता है, उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी पॉड सीधे सूर्य की ओर बढ़ रही है। वह रॉबर्ट्स से मांग करता है कि उसे कमांडर से जोड़ा जाए, लेकिन वह मना कर देती है और इसके बजाय उससे एक मेडिकल डायग्नोस्टिक करने के लिए कहती है। ट्रॉय याद दिलाता है कि उसके इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं। रॉबर्ट्स एक्सेप्ट करती हैं कि उसे किसी भी हाल में बचाने के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन ट्रॉय समझ नहीं पाता कि आखिर वह कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वह खुद की जांच करता है और पाता है कि उसके सिर पर हल्की चोट लगी है, जिससे रॉबर्ट्स चिंतित हो जाती है। वह बार बार उसे सवाल पूछती है ताकि चोट की गंभीरता का अंदाजा लगा सके। ट्रॉय उसकी अजीब चिंता से चिढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी जवाब देता है और अपना पूरा नाम और कंपनी की इंफॉर्मेशन बताता है। वह ऑरिस नाम की एक एस्टेरॉयड माइनिंग कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है, जो पृथ्वी के पास एस्टेरॉयड्स पर माइनिंग का स्पेशलिस्ट है। इस मिशन में उसका काम इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट का था, जिसमें उसे इंडियम, ऑन्समियम, गैलियम, कोबाल्ट, रोडियम और पानी जैसे मिनरल्स की तलाश करना था। व्यंग्य करते हुए वह कहता है कि अगर रॉबर्ट्स चाहें तो वह पूरा पीरियोडिक टेबल भी सुना सकता है। फिर रॉबर्ट्स एक्सेप्ट करती हैं कि हॉर 18 का भी सेंट्रल कमांड से कांटेक्ट टूट चुका है, जिससे कमांडर से ट्रॉय को जोड़ना असंभव हो गया है। दरअसल हॉर 18 भी मलबे की चपेट में आ गया था, जिससे उनका टेक्निकल असिस्टेंट घायल हो गया और कमांडर मरम्मत करने में बिजी हो गए। हालांकि अच्छी खबर यह है कि वे आखिरकार ट्रॉय के लोकेशन को एक्यूरेट रूप से डिटरमिन करने में सफल हो गए हैं। हालांकि ट्रॉय सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जनरेटर अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि बुरी खबर यह है कि थ्रस्टर और रोटेशनल सिस्टम बंद हो चुके हैं। साथ ही कंटेमिनेशन कंट्रोल, वाटर रीजनरेशन सिस्टम और कैबिन टेम्परेचर कंट्रोल भी काम नहीं कर रहे हैं। इससे भी बुरा यह है कि कूलिंग सिस्टम डैमेज्ड हो गया है, जिससे टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है और हाइपोथर्मिया के कारण मौत का खतरा बढ़ रहा है। ट्रॉय को कूलिंग सिस्टम को मैन्युअली बंद करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह सूर्य की ओर बढ़ रहा है, जहां सीधी रेडिएशन के कारण गंभीर जलन हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी मुसीबत सामने आती है। रेडिएशन चैम्बर से लीकेज हो रहा है, जिससे ट्रॉय का रेडिएशन के कांटेक्ट में आना लगातार बढ़ता जा रहा है। वह अपने कलाई के ब्रेसलेट पर रेडिएशन सिंबल को देखता है, जबकि रॉबर्ट्स उसे प्लान समझाती है। उन्हें उसे उस पॉइंट से पहले इंटरसेप्ट करना होगा जब रेडिएशन लेवल घातक हो जाए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन रॉबर्ट्स उसे समझाती है कि वह इसे संभाल लेगी और लगभग 75 मिनट में पहुंच जाएगी। ट्रॉय को यह बात समझ नहीं आती। उसकी कैप्सूल में एयरलॉक नहीं है, उसके थ्रस्टर और एक्सेलरेटर्स बंद हैं और पावर भी मिनिमम लेवल पर है। फिर भी रॉबर्ट्स उसे बचाने कैसे आएगी? रॉबर्ट्स समझाती है कि क्योंकि कैप्सूल प्रेशराइज्ड है, अगर वह हैच खोलता है तो एयर प्रेशर के कारण वह सीधा हाथोर 18 की ओर उछल जाएगा। ट्रॉय अब भी डाउट में है और पूछता है कि आखिर कंपनी उसे बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही है? वह सिर्फ एक साधारण एम्प्लॉई है। रॉबर्ट्स इस सवाल को इग्नोर कर देती है और कहती है कि उसे जो भी करना पड़े वह उसे बचाएगी। ट्रॉय फिर घर से कांटेक्ट करने की मांग करता है और रॉबर्ट्स उसे बताती है कि वह 1 घंटे के अंदर यह अरेंज कर देगी। थोड़ी देर सोचने के बाद ट्रॉय को डाउट होता है कि कंपनी ने शायद माइनिंग इक्विपमेंट को मैक्सिमम कैपेसिटी तक धकेलने का जोखिम पहले ही भांप लिया था। क्या यह पूरी आपदा बस एक एडिशनल मिनरल्स की खेप के लिए हुई थी? लेकिन रॉबर्ट्स फिर से बातचीत को ट्रॉय की हालत पर कॉन्सेंट्रेटेड कर देती है। तभी ट्रॉय का ब्रेसलेट सिग्नल देता है कि उसे हाइपोथर्मिया होने लगा है। उसे तुरंत कूलिंग सिस्टम बंद करना होगा, वरना वह ठंड से मर सकता है। लेकिन ट्रॉय को ठंड में जमना गर्मी में जलने से बेहतर लगता है। उसके पास एक इवैक्यूएशन सूट है, लेकिन उसमें सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन है
इसीलिए वह इसे तब तक नहीं पहनना चाहता जब तक यह बिल्कुल जरूरी न हो जाए। अचानक ट्रॉय देखता है कि केबिन की खिड़की में दरारें पड़ने लगी हैं। रॉबर्ट्स बताती है कि यह थर्मल शॉक है। अंदर और बाहर के टेम्परेचर के भारी अंतर के कारण कांच टूट रहा है। ट्रॉय को तुरंत कूलिंग सिस्टम बंद करना होगा और बढ़ते टेम्परेचर को सहना होगा, वरना खिड़की पूरी तरह से टूट सकती है। फिर से ट्रॉय रॉबर्ट्स से घर से कांटेक्ट करने की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि अगर उसने कूलिंग सिस्टम बंद नहीं किया तो वह किसी से भी बात करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। आखिरकार ट्रॉय काम पर लग जाता है। कूलिंग कंपार्टमेंट अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा हो चुका है, इसलिए उसे तेजी से काम करना होगा। जैसे ही वह कंट्रोल पैनल की ओर बढ़ता है, कम्युनिकेशन लिंक कट जाता है। अब बिना किसी गाइडेंस के वह अंधेरे में ही लीवर को पकड़ता है, लेकिन इतनी ठंड में उसका ग्लव और उंगलियों की स्किन लीवर से चिपक जाती है। दर्द से कराहते हुए वह पूरी ताकत लगाकर लीवर को खींचता है और कूलिंग सिस्टम बंद करने में सफल हो जाता है। जैसे ही वह मेन केबिन में लौटता है, कम्युनिकेशंस फिर से जुड़ जाता है। रॉबर्ट्स उसकी हालत पर हमदर्दी जताती है, लेकिन उसे पता है कि चीजें और खराब होने वाली हैं। ट्रॉय बताता है कि उसे एक और चोट लगी है, एक घाव उसकी पसलियों के पास, जो तब हुआ जब कोई मलबा कैप्सूल को छेदते हुए उसके शरीर में धंस गया था। अब टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है और इस गर्मी में ट्रॉय का अधिक खून बहने लगेगा। दर्द अब असहनीय होता जा रहा है और ट्रॉय को तुरंत अपने घाव का इलाज करना होगा। वह मेड किट ढूंढता है, अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधता है और अपनी पसलियों में ढंसा मेटल का टुकड़ा निकालता है, लेकिन घाव को बंद करने के लिए जलाकर सील करना जरूरी है। वह अपने मरे हुए एस्ट्रोनॉट्स की जेबें टटोलता है, जहां उसे एक फैमिली फोटो और एक लाइटर मिलता है। ट्रॉय लाइटर का इस्तेमाल कर घाव को जलाकर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो रॉबर्ट्स से कांटेक्ट फिर से जुड़ता है। ट्रॉय के चुप रहने से रॉबर्ट्स गहरी चिंता में पड़ गई थी। वह ट्रॉय को वार्निंग देती है कि अब टेम्परेचर अचानक बहुत तेजी से बढ़ेगा। ट्रॉय जोर देकर कहता है कि उसे कमांडर से जोड़ा जाए, जिसे वह पर्सनली जानता है, लेकिन रॉबर्ट्स फिर से मना कर देती है। आखिरकार वह सच्चाई बताती है, कमांडर उसी दुर्घटना में मारे गए थे। उसने यह बात ट्रॉय से इसलिए छुपाई ताकि वह घबराहट में कोई गलत कदम न उठा ले। इसी पल एक और टुकड़ा ट्रॉय के कैप्सूल से टकराता है, जिससे वह अनकंट्रोल्ड होकर घूमने लगता है। अचानक ट्रॉय रॉबर्ट्स को ऑर्डर देता है कि वह तुरंत मुड़ जाए और इस खतरनाक एरिया से बाहर निकल जाए। रॉबर्ट्स उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह कांटेक्ट में बना रहे और उसे बचाने दे, लेकिन ट्रॉय चुप हो जाता है। रॉबर्ट्स हताश होकर उसे पुकारती रहती है, जबकि ट्रॉय धीरे धीरे हैच की ओर रेंगता है, अपने जीवन को समाप्त करने के इरादे से। जैसे ही वह हैच तक पहुंचता है, वह फिर से रॉबर्ट्स से आग्रह करता है कि वह पीछे हट जाए, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा वह अपनी जान जोखिम में डालती रहेगी। रॉबर्ट्स गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे बचाने का एक मौका दिया जाए, लेकिन ट्रॉय अपने हाथ को रिलीज हैंडल की ओर बढ़ाता है, पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। तभी एक और मलबे का टुकड़ा कैप्सूल से टकराता है, जिससे वह घूमना अचानक बंद हो जाता है। ट्रॉय होश में आता है। अब उसे बढ़ते टेम्परेचर को सिर्फ 10 मिनट तक सहन करना होगा। इसके बाद उसे अपने इवैक्यूएशन सूट में छिपकर 15 मिनट तक जीवित रहना होगा, जब तक कि कैप्सूल उसे रेस्क्यू शिप की ओर धकेल न दे। ट्रॉय रॉबर्ट्स से रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह वह उसे उसकी पत्नी से बात करने दे। अचानक रॉबर्ट्स अपनी पर्सनल स्टोरी बताती है। वह एक्सेप्ट करती है कि उसने कभी भी माइनिंग या पायलट बनने का सपना नहीं देखा था। उसके पिता हाथौर 1 के पायलट थे, लेकिन एक चोट के कारण उनका करियर जल्दी खत्म हो गया। उसके पिता ने ही उसे पायलट बनने के लिए प्रेरित किया। उसने ट्रेनिंग ली, एग्जाम्स पास की और पिछले 17 सालों से हाथौर 18 की पायलट रही है। अब वह केयर टेकर कमांडर के रूप में काम कर रही है। ट्रॉय जवाब में अपनी रिटायरमेंट की प्लान्स बताता है, जिस पर रॉबर्ट्स हल्का सा हंस देती है, लेकिन फिर सीरियस होकर वह कहता है कि उसे अपनी पत्नी से माफी मांगनी है। हमारा एक बेटा था। उसकी आवाज को अचानक एक तेज धमाका बीच में रोक देता है। एक और मलबा कैप्सूल की दीवार में छेद कर देता है। प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, जिससे ट्रॉय को तुरंत अपना सूट पहनना पड़ता है। कुछ समय बाद इमरजेंसी लाइट्स चालू हो जाती हैं। ट्रॉय रॉबर्ट्स को इन्फॉर्म करता है कि उसकी लाइफ सपोर्ट बैटरी 95% पर है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल गिरकर 18% पर आ गया है। केबिन में प्रेशर पूरी तरह खत्म हो चुका है और ऑटोमेटेड सिस्टम ने बचे ऑक्सीजन रिजर्व तक पहुंच सील कर दी है। वह सोचता है कि क्या बाहर जाकर छेद को सील करना सही रहेगा। ऐसा करने से प्रेशर रिस्टोर्ड होगा और रिजर्व टैंक एक्टिव हो जाएगा, जो उसे हाथौर 18 की ओर धकेल देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाहर जाते ही गर्मी और रेडिएशन उसे मिनटों में मार डालेंगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा। ट्रॉय एक बार फिर रॉबर्ट्स से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे छोड़कर चली जाए और अपनी टीम खतरे में न डाले। ट्रॉय यह आग्रह करता है, लेकिन रॉबर्ट्स साफ कह देती है कि पीछे हटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसे ऑर्डर मिले हैं कि उसे बचाकर लाना ही होगा। कम से कम एक आदमी जीवित रहना चाहिए। अगर पूरी टीम मर जाती है तो यह पूरी माइनिंग प्रोजेक्ट क्यू को बंद करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर ट्रॉय बच जाता है तो सालों तक जांच चलेगी, पर कंपनी बची रहेगी। ट्रॉय उसकी बातों में निराशा महसूस करता है। यह सुनकर रॉबर्ट्स बताती है कि भले ही उसे ऑर्डर न मिले होते, फिर भी वह उसे बचाने आती। ट्रॉय उसके कहता है कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। रेडिएशन का असर अब जानलेवा हो चुका है, लेकिन रॉबर्ट्स अब भी हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी ट्रॉय अपने बेटे की बात करने लगता है। एक होशियार 6 साल का लड़का
जो हमेशा नई चीजें बनाने में जुटा रहता था। लेकिन जब दुर्भाग्य ने उनके फैमिली को तोड़ दिया, ट्रॉय बस भाग गया। अब वह अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता है। अचानक रॉबर्ट्स उसे बीच में टोकती है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट्स बताती है कि 7 साल पहले उसने अपनी बेटी को खो दिया था। उसका पति यह दर्द सहन नहीं कर सका और उसे छोड़कर चला गया। सालों तक मैं बस यही चाहती थी कि वो मेरे पास आता और कहता कि वह मुझसे प्यार करता है। उसके बोलने से ट्रॉय मोशनलेस रह जाता है। वह धीरे से कम्युनिकेशंस बंद कर देता है और आसमान में चमकते सूर्य की ओर देखने लगता है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। उसके मरे हुए साथी की जेब में रखे नए प्रोटोटाइप ग्लव्स। वह जल्दी से उन्हें पहनता है और रॉबर्ट से पूछता है कि कैसे छेद को सील किया जाए ताकि केबिन प्रेशर वापस आ सके और वह बचाव वेसल की ओर लॉन्च हो सके। रॉबर्ट्स उसे वार्निंग देती है। बाहर टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ट्रॉय मजाक में कहता है, कोई बात नहीं, मैं छाव में काम कर लूंगा। रॉबर्ट्स उसे सावधानी से गाइड करती है। ट्रॉय बाहर निकलता है, शिप की सतह पर चलते हुए छेद को खोजता है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगता है। रॉबर्ट्स तुरंत पहचान लेती है, यह रेडिएशन पॉइजनिंग है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, फिर सूर्य की किरणें सीधे तुम पर गिरेंगी। बहुत मुश्किल से ट्रॉय छेद तक पहुंचता है और मरम्मत शुरू करता है। वह अपने दिमाग में खुद को अलास्का में छुट्टियां मनाते हुए सोचता है। इसी बीच ऑक्सीजन गिरकर 3% पर पहुंच जाती है। रॉबर्ट्स कहती हैं, छेद सील हो चुका है। वह ट्रॉय को तुरंत लौटने का ऑर्डर देती है, लेकिन अब ट्रॉय लगभग बेहोश हो चुका है। आखिरी ताकत जुटाकर वह खुद को कैप्सूल के अंदर खींचता है और इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक एक्टिव करता है। ऑक्सीजन बढ़कर 7% हो जाती है। ट्रॉय रॉबर्ट्स को फिर से कांटेक्ट करता है, तभी खिड़की से सीधे सूर्य की किरणें अंदर आ जाती है और उसका चेहरा जलने लगता है। वह हाथ से खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि रॉबर्ट्स उसे तुरंत कैप्सूल लॉन्च करने के लिए कहती है, मैं तुम्हें देख सकती हूँ ट्रॉय। अब वह जलते हुए महसूस कर सकता है। पीछे हट जाओ रॉबर्ट्स, ट्रॉय कराहते हुए कहता है, लेकिन रॉबर्ट्स चीखती है, बस थोड़ी देर और, हार मत मानो। ऑक्सीजन गिरती जा रही है। तभी ट्रॉय को अपने बेटे की एक याद आती है और वह कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरकार वह अपनी पत्नी से कांटेक्ट करता है। उसकी आवाज सुनते ही ट्रॉय रॉबर्ट्स को इशारा करता है, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ, ऑक्सीजन खत्म होने को है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, वह धीरे से फुसफुसाता है, मैं घर आ रहा हूँ। कैप्सूल की खिड़की टूट जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।